हे गाइस, आपका स्वागत है भारत के इतिहास हिस्ट्री ऑफ इंडिया के इस कोर्स में। मैं हूं शाद अली। आज हम आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडिया की क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला ही टॉपिक हम डिस्कस करेंगे भारत में यूरोपियों का आगमन, या सिंपली हम कहेंगे भारत में यूरोपीय देशों के लोगों का आगमन, एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहीं से शुरुआत होती है बेसिक फंडामेंटल्स की, आधुनिक भारत की, यानी अंग्रेजों के इतिहास की भी। हमारे देश में अंग्रेजी साम्राज्य किस तरह से स्थापित हुआ, किस तरह से कंपनी अंग्रेजों की आती है और वो कंपनी इतनी बड़ी हो जाती है कि भारत की सत्ता पर ही काबिज हो जाती है। अंग्रेजों से पहले भी हमारे देश में यूरोपीय देशों के कई और देशों के लोग भी आए थे यहाँ पर, लेकिन वो पूरी तरह से सत्ता में नहीं आ पाते हैं। ठीक, और इन यूरोपीय देशों में अलग अलग देश थे और इन देशों में भी आपस में क्या होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं भारत की सत्ता पर काबिज होने के। यही पूरा क्रम आज से शुरू होता है। चलिए डिस्कस करना शुरू करते हैं। अगर हम बात करें, दो कॉन्टिनेंट है, एक तो एशिया महाद्वीप है, दूसरा हम बात करें यूरोपीय महाद्वीप है या यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप के देशों में ब्रिटेन आता है, फ्रांस आता है, ठीक है, टर्की आता है, ये यूरोपीय देश हुआ करते थे। ठीक, तो यहाँ पर इन लोगों का अगर देखें, काफी प्राचीन काल से ही भारत के व्यापारिक संबंध रहे हैं भारत के साथ में। ठीक है, और इन व्यापारिक संबंधों में अगर देखें हम, तो भारत में प्राचीन काल में जो भारत में जो काली मिर्च है, इसका व्यापार होता था और ये बड़ी प्रसिद्ध है यूरोपीय देशों में। भारत की जो काली मिर्च या मसालों को हम कह सकते हैं सिंपली, तो भारत जो जाना जाता था वो मसालों के लिए जाना जाता था शुरू में। अगर आज आप भी देखेंगे तो भारत में सबसे ज्यादा मसाले कहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं? केरल में। दक्षिण भारत को मसालों के लिए जाना जाता है। ठीक, और इन मसालों में भारत तक पहुंचने के लिए जो प्राचीन काल के रूट्स थे वो स्थल मार्ग से आते थे, भूमि वाले रास्ते से आते थे। इसको आप मैप पर समझिए। ठीक है, यहां पर देखिए, पहले भारत तक आने का जो रास्ता हुआ करता था वो यहां पर है यूरोपीय देश, ये है यूरोपीय देश। ठीक, ये यूरोपीय देश है और यहीं पर एक देश है टर्की। टर्की में जो है एक तरीके से साम्राज्य बदलता है, यहाँ पर उस्मानी साम्राज्य आता है। तो पहले जो रूट था वो यूरोपीय देशों का, इस तरह से ये लोग भारत में पहुंच जाते थे। ठीक, कुछ यहाँ से भी मेडिटेरियन सी से भी भारत पहुंच जाते थे, लेकिन जब यहाँ उस्मानी साम्राज्य का कब्जा हुआ तो ये रूट जो है, लैंड वाले रूट बंद हो गए भारत तक पहुंचने के लिए। तो अब भारत के जो मसाले बड़े प्रसिद्ध थे, वहां पर काफी अच्छे दामों में ये जो मसाले हैं इनका व्यापार होता था, ये बड़े महंगे मिला करते थे। इसीलिए अब क्या करते हैं भाई, भारत से अब सीधे ये मसाले लाने के लिए अब क्या करते हैं, यूरोपीय देशों के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि भारत के जो स्थल मार्ग है ये तो बंद है, लेकिन अब भारत तक पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता, जल मार्ग या पानी का रास्ता ढूंढना होगा। और यहीं से जो है शुरुआत की जाती है, इन्वेस्टमेंट की जाती है यूरोपीय देशों के द्वारा, जो यहाँ की एक तरीके से नाविक होते हैं। ठीक है, जो जहाजी लोग होते हैं यहाँ के यूरोपीय देशों के। तो यहीं से जो जहाजी हैं यूरोपीय देशों से, बहुत सारे देशों के अलग अलग नाविक निकलते हैं भारत तक पहुंचने के रास्ते को ढूंढते हुए। ये अफ्रीका महाद्वीप है पूरा, यहां से तो आ नहीं सकते, रास्ते बंद है। तो एक रास्ता फॉलो किया गया पुर्तगाल देश के द्वारा, पुर्तगाल देश के नाविक के द्वारा, और ये कहां पहुंचता है? केप ऑफ गुड होप, यानी अंतिम बिंदु अफ्रीका के। यहां से होता हुआ ये आगे बढ़ता है और इस रास्ते को फॉलो करता हुआ भारत पहुंच जाते हैं। भारत में कहां पहुंचते हैं? केरल, तो साउथ इंडिया पहुंचते हैं। ये रूट फॉलो किया गया, ठीक है, पुर्तगालियों के द्वारा। इस रूट का पता लगा और ये भारत पहुंचे, तो वहां से एक भारत के नए मार्ग की खोज हो सकी, भारत तक पहुंचने की खोज की मार्ग की खोज हो गई। आइए अब इस क्रम को डिस्कस करते हैं आगे हम। ठीक है, तो शुरुआती काल से ही देखें तो भारत के कैसे थे, व्यापारिक संबंध हुआ करते थे। ठीक है, इन बिंदुओं को हम नोट कर लेते हैं जो हमने डिस्कस किए। प्राचीन काल में भारत और यूरोप के बीच में व्यापारिक संबंध रहे थे। तो यूरोप से भारत तक आने के पहले दो परंपरागत रास्ते थे, हमने डिस्कस किया है। तो यूरोपीय देशों के बारे में हमने आपको बताया कि जो यूरोपीय देश थे, यूरोपीय देश भारत के साथ संबंध रखते थे, किस लिए? मसालों के लिए, क्योंकि भारत और इंडोनेशिया जो है, इनको मसालों के द्वीप में रखा जाता था। हालांकि इंडिया द्वीप नहीं है, लेकिन इंडोनेशिया को मसालों के द्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मसालों, भारत और इंडिया को मसालों के लिए ही प्रसिद्ध थे। और यहाँ से यूरोपीय देशों से भारत तक आने का थल मार्ग था या स्थल मार्ग था, या लैंड रूट कहें या बाई रोड आना पड़ता था। तो इसमें तुर्की देश आता था बीच में, ईरान आता था, इराक आता था, अफगानिस्तान, फिर भारत पहुंच जाते थे इसी क्रम में आते हुए। ठीक, जो टर्की था इसमें उस्मानी साम्राज्य आ गया और यहीं पर जो है इन रास्ते बंद कर दिए। अब फिर जो है दूसरा रास्ता है समुद्री मार्ग का, एक और रास्ता हुआ करता था उसी वक्त। तो इसमें भूमध्य सागर को पार करके, लाल सागर को पार करके, फारस की खाड़ी को पार करके अरब सागर में आया जा सकता था, लेकिन ये रूट भी बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो क्यों बंद कर दिया गया था? क्योंकि यहाँ पर टर्की में देखें, कुस्तुनतुनिया नामक जगह पर यहाँ पर जो है
1453 में कब्जा हो गया किसका, उस्मानी साम्राज्य का। तो इसने भारत तक के आने के जितने भी मार्ग थे उस समय के वो बंद कर दिए, पुराने मार्ग सारे बंद कर दिए। तो यूरोपीय देशों के द्वारा अब भारत तक आने के लिए जो नए मार्ग हैं उनकी खोज कराना शुरू किया गया। आइए इन खोजों की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो प्रथम यूरोपीय देश इसमें जो अगर हम देखें, हमने बताया कि यूरोपीय देशों ने अपने अपने नाविकों को भेजा, भारत के नए मार्ग, भारत तक पहुंचने के नए रास्ते की खोज करिए। तो इसमें एक व्यक्ति था, 1487 ईस्वी में आता है। ये कौन था, बार्थोलोमियो डियाज। इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले यही व्यक्ति निकलता है भारत के समुद्री मार्ग की खोज में। तो बार्थोलोमियो जो डियाज था, ये पहुंच तो जाता है अफ्रीका के आशा अंतरीप बिंदु पर। जो अफ्रीका का हमने अंतिम बिंदु देखा है, ठीक है, यहाँ पर जो अफ्रीका का अंतिम बिंदु है ये यहाँ तक पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ तक पहुंचने के बाद ये वापस लौट आता है, इससे आगे नहीं बढ़ता है। तो केप ऑफ गुड होप तक पहुंचता है कौन, जो डियाज था, बार्थोलोमियो डियाज यहाँ तक। इसके बाद दूसरी कोशिश की जाती है वर्ष 1492 में, ठीक है, वर्ष 1492 में एक दूसरी कोशिश की जाती है दूसरे देश के द्वारा। तो ये कोलंबस है। कोलंबस कहाँ का था, स्पेन का था, ठीक है, स्पेन का था कौन, कोलंबस। तो कोलंबस भारत के समुद्री मार्ग की खोज में निकलता है अपना जहाज लेकर, लेकिन इसका जहाज जो है दिशा भटक जाता है, और जब दिशा भटकता है तो ये जो है अमेरिका पहुंच जाता है इसका जहाज, और अमेरिका के साथ वेस्ट इंडीज। तो याद रखिएगा, कोलंबस निकला तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की, भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए निकला था, लेकिन वो पहुंच जाता है कहां पर, अमेरिका के रास्ते की खोज कर लेता है, वो वेस्ट इंडीज तक के पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज कर लेता है, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट हो गई थी, लेकिन निकला ये इंडिया के लिए ही था। तो ये याद रखेंगे। आपसे पूछता है कि किसने जो है अमेरिका तक पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज की, कोलंबस ने। क्लियर हुआ। आगे हम बात करेंगे वर्ष, अब देखिए अगला वर्ष है 1497। ये वर्ष इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। 1497 में पुर्तगाल नाम का एक देश है, पुर्तगाल में एक निवासी था वास्को डी गामा, ये नाविक था ये भी, ठीक, पुर्तगाल का निवासी था, और उस वक्त पुर्तगाल की राजधानी कौन सी थी, लिस्बन, ठीक। तो यहां से जो वास्को डी गामा है, वास्को डी गामा अपना जहाज लेकर निकलता है। वास्को डी गामा जब अपना जहाज लेकर निकलता है तो ये वही रूट फॉलो करता है जो हमने मैप पे डिस्कस किया। तो ये अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप पे पहुंचकर कहां पर पहुंचता है, फिर वो इस रूट को अपनाता है। इस रूट को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, चलिए इस रूट को अपनाता है, इस रूट को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो वास्को डी गामा है यहां से शुरू करता है अपनी यात्रा अपना जहाज लेकर, और साथ में 200 पैसेंजर, आप कहेंगे लगभग 200 यात्रियों को लेकर इसका जहाज चलता है। और ये जहाज 90 दिन की यात्रा करते हुए पहले तो ये कहां पहुंचते हैं, केप ऑफ गुड होप में, ठीक है, अफ्रीका के अंतिम बिंदु। फिर ये यहां से होते हुए कहां पहुंचते हैं, केरल बंदरगाह पर, केरल के जो कालीकट बंदरगाह है यहाँ पहुंच जाता है कौन, वास्को डी गामा। हालांकि जो वास्को डी गामा है वहां से जब वो वापस आता है लौट करके तो उसके केवल 50 ही साथी थे, लगभग 100 साथी उसके रास्ते में ही मर जाते हैं, ठीक। तो ये हुआ वास्को डी गामा के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वास्को डी गामा क्या है, वास्को डी गामा क्या है, भारत के लिए यात्रा शुरू करता है। कब शुरू करता है, ये इंपॉर्टेंट है, 8 जुलाई 1497 को भारत के लिए समुद्री यात्रा शुरू करता है। भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए समुद्र में यात्रा शुरू करता है अपने जहाज के साथ। और 20 मई 1498 में वो भारत का जो दक्षिणी पश्चिमी तट है इस पर पहुंच जाता है। और ये भारत का दक्षिणी पश्चिमी तट कौन सा है, ये कालीकट बंदरगाह है, केरल में है। यहाँ पर जब वो पहुंचता है तो उस वक्त यहाँ पर जो कालीकट का जो राजा था उसे जमोरिन बोला जाता है। तो जमोरिन उसका स्वागत करता है, किसका, वास्को डी गामा का। तो अब एक प्रश्न यहाँ से याद रखेंगे कि भारत तक, यूरोप से भारत तक पहुंचने के लिए जो समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई, वास्को डी गामा की। वास्को डी गामा कौन था, पुर्तगाल का एक नाविक था, ठीक, क्लियर हुआ। तो वास्को डी गामा के द्वारा यूरोप भारत के बीच के समुद्री मार्ग की खोज की गई। कुछ लोग कहते हैं कि भारत की खोज अनजाने में बोलते हैं या अधूरा बोलते हैं इसको, कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। क्या आपको लगता है कि भारत की खोज की गई होगी वास्को डी गामा के द्वारा? भारत को खोजने का मतलब यहाँ अर्थ गलत लिया जाता है। यहाँ पर यह कहना सही होता है कि भारत तक पहुंचने का, यूरोप से लेकर के भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की। क्योंकि अगर हम कहेंगे भारत की खोज वास्को डी गामा ने की, तो वास्को डी गामा से पहले से ही हमारा देश अस्तित्व में था, प्राचीन काल से था, ठीक है, क्लियर हुआ। समुद्री मार्ग की खोज की। तो कालीकट बंदरगाह पर जो पहुंचते तो जमोरिन नाम के एक राजा ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। और वास्को डी गामा भारत से क्या हुआ, भारत में रुका 1 साल वो, और यहाँ से वो मसाले लेकर के जाता है
मसालों में वो काली मिर्च को लेकर के जाता है यहाँ से। जब वो यूरोप लेकर के जाता है मसालों में काली मिर्च को और पुर्तगाल वापस लौटता है, तो पुर्तगाल में जाकर वो बाकी यूरोपीय देशों में क्या करता है, इस काली मिर्च को बेचता है, बिजनेस करता है। और जब वो बेचता है देखता है कि वो तो यहाँ से 60 गुना दाम पर इसने बेचा है, 60 गुना दाम पर इनको बेचा है। ठीक, तो ये क्या हुआ, इसको कहा कि इतनी छोटी सी चीज से जब इतना ज्यादा मुनाफा हो रहा है, अगर वहां पर जाकर हम और मसाले या और अपने व्यापार ही शुरू कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, उसमें बहुत ज्यादा मुनाफा मिलेगा। ठीक, तो यहां से शुरुआत होती है। अब हम बात करेंगे किसकी, भारत में आने वाले यूरोपीय देशों की। तो सबसे पहले भारत में हमें कौन देखने को मिला, कौन आए, सबसे पहले भारत में जो पहुंचे हैं वो पुर्तगाली पहुंचते हैं। पुर्तगाली में कौन पहुंचता है, वास्को डी गामा। उसके बाद डच पहुंचते हैं, उसके बाद अंग्रेज पहुंचते हैं, उसके बाद डैन पहुंचते हैं, उसके बाद फ्रांसीसी। याद रखिएगा भारत में सबसे पहले आने वाला 1498 में कौन था, वास्को डी गामा, ये पुर्तगाली था। तो पुर्तगाल देश पहले पहुंचा भारत, ये पुर्तगाल देश के लोग पहले पहुंचे। उसके बाद डच आते हैं, तीसरे नंबर पर अंग्रेज, चौथे नंबर पर डैन और फ्रांसीसी, और सबसे अंत में आते हैं फ्रांसीसी भारत पहुंचते हैं। ठीक, ये क्रम आपको एज इट इज याद रखना होगा, ये क्रम आपको ऐसे ही याद रखना होगा। ठीक है, ये पहले आए और ये सबसे अंत में आए। सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे और भारत से सबसे बाद में भी पुर्तगाली ही गए थे। ये प्रश्न भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो सबसे पहले हमें कौन पढ़ना, किसको पढ़ना होगा, हम पढ़ेंगे किसको, पुर्तगालियों को। तो पुर्तगाल देश के बारे में हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। पुर्तगाल की अगर हम बात करें, तो पुर्तगाल देश की अगर हम बात करें तो हमें पहले वास्को डी गामा के बारे में ही पढ़ेंगे। तो पुर्तगाली शासक था डॉन हेनरिक। पुर्तगाल का इस समय का शासक था डॉन हेनरिक था, और इसने अपना प्रतिनिधि बनाकर के वास्को डी गामा को भेजा भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए। तो भारत में आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन हुआ, फर्स्ट पुर्तगाली जो भारत पहुंचा वो था वास्को डी गामा। ठीक, वास्को डी गामा अपने साथ अपने बहुत सारे साथी, लगभग 200 साथियों को लेके आया था अपने इस जहाज में। इस जहाज का नाम था साओ गैब्रियल, परीक्षा में पूछा हुआ है। और जब ये पहुंचता है केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पर, तो इसका स्वागत किसके द्वारा किया था, राजा जमोरीन के द्वारा। और कालीकट बंदरगाह पे पहुंचता है, इसका वर्तमान में हमें नाम मिलता है कोझिकोड। ठीक है, याद रहेगा, कोझिकोड नाम मिलता है। क्लियर है भाई, चलिए आगे बात करते हैं। तो जब ये वापस जाता है अगले वर्ष 1498 में आया था, 1499 में गोवा बंदरगाह से ही वापस जाता है। कालीकट से आता, गोवा बंदरगाह से निकलता है, पुर्तगाल वापस जाता है, लेकिन अपने साथ काली मिर्चों को लेकर के जाता है। तो यूरोप में काली मिर्च बेचने पर उसको 60 गुना का मुनाफा होता है। इसके बाद भारत में दूसरा जो पुर्तगाली आता है वो कौन है, भारत में जो दूसरा पुर्तगाली आया वो है पेड्रो अल्वारेज। ठीक है, ये कौन था, ये था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। ठीक, और भारत में स्थापना करते हैं अब पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की 1498 में। तो भारत में सबसे पहली कंपनी कौन सी आई, ये आई थी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत ईस्ट में है, पूरब में, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी इसको कहा जाता था। जितनी भी कंपनी आएंगी यूरोप की, सब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साथ लगाती थी। ठीक है, जैसे ब्रिटेन की कंपनी थी तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसका पूरा नाम था। 1502 में वास्को डी गामा फिर से भारत आता है दोबारा। ठीक है, 1502 में, लेकिन उस बीच इससे पहले और भी लोग जो है पुर्तगाल से भारत भेजे जाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। पुर्तगालों के बारे में हम बात कर रहे थे। वास्को डी गामा दोबारा से आता है और 1503 में वो आता है वास्को डी गामा, और 1503 में अगले वर्ष पुर्तगाली अपनी सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ लगाते हैं, कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री लगा लेते हैं। प्रश्न पूछा हुआ है, पुर्तगालियों के द्वारा सबसे पहली फैक्ट्री अपनी कहाँ स्थापित की गई, कोचीन में, केरल में। 1505 में दूसरी फैक्ट्री लगाई गई, कन्नूर में स्थापित की गई थी। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे किसकी, अरब सागर में जो अरबों का एक तरीके से क्या हुआ करता था इस समय। अरब सागर में जो अरब सागर कहां पर है, ये है अरब सागर। ठीक है, यहाँ पर, और यहीं पर है सऊदी अरेबिया। तो यहाँ पर अरब सागर है। इस अरब सागर में जो भी समुद्र जहाज वगैरह आते थे, इन सब पर अधिकार किसका हुआ करता था, सऊदी अरब का हुआ करता था। ठीक है, अरबों का अधिकार हुआ करता था पुर्तगाली जब आए भारत में। ठीक है, पुर्तगालियों के समय में। तो यहीं पर इस पर एक तरीके से जो पुर्तगाली चाहते थे कि अगर हमें भारत से व्यापार करना है किसी भी देश में, अगर मान लीजिए वो किस पर लग रहा है, वो देश अगर लग रहा है सीमा पर, उसकी समुद्री सीमा है, तो अगर हम इन जितनी भी समुद्री सीमा है, इस समुद्री सीमा पर अपना अधिकार कर लेंगे तो व्यापार चूंकि दूसरे देशों के साथ समुद्र के मार्ग से ही हो रहा है, रास्ता पता चल ही चुका है, तो हम जो है आसानी से व्यापार कर लेंगे। यानी दूसरी जो शक्तियां हैं यहाँ पर
उन शक्तियों को हम क्या करेंगे, खत्म करके अपना स्थान यहाँ पर ले लेंगे। तो एक तरीके से क्या हुआ, जो पुर्तगाली थे तो पुर्तगाली इनके स्थान पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर वो पहले कोचीन में आते हैं वास्को डी गामा के रूप में, गोवा, बंदरगाह, फिर कर्नाटक, ऐसे कोशिश करते हैं इनको कैप्चर करने की, इन एरियाज को, ताकि जो भी यहाँ व्यापार करने आए उसको वो क्या कर सकें, अपने कंट्रोल में ले सकें और अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ व्यापार को बढ़ावा दे सकें। जब व्यापार इनके हाथों में आ जाएगा तो फिर वो देश को भी कैप्चर कर लेंगे। तो इन्होंने इन सीमाओं पर या भारत के समुद्री रास्ते या कहेंगे हम, या समुद्री तट पर राज्य हैं, उन पर ही कब्जा करने की कोशिश की। पढ़ेंगे इसी में ही। सबसे पहला है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। आइए सबसे पहले समझते हैं पुर्तगालों की तरफ से भेजा गया पहला गवर्नर, जिसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगर हम वास्को डी गामा की बात कर रहे थे तो वास्को डी गामा एक नाविक था जो भारत तक आने के समुद्री मार्ग की खोज कर लेता है। उसके बाद 1505 में किसको भेजा गया, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भेजा गया भारत में। तो भारत में पुर्तगालियों का या पुर्तगाल की तरफ से आने वाला जो प्रथम गवर्नर था वो कौन था, अल्मीडा था। पुर्तगाली गवर्नर कौन था, अल्मीडा था। 1505 ईस्वी में अल्मीडा ने कुछ किलों का निर्माण करवाया यहाँ पर आकर भारत में। अंजेडीवा, कन्नौर का किला और किलवा, इन तीनों किलों का निर्माण अल्मीडा के द्वारा कराया गया। अब अल्मीडा, हमने बात की थी कि जो अल्मीडा है ये अरब सागर जो था, अरब सागर पर पुर्तगाली अपना अधिकार चाहते थे। तो अल्मीडा ने अरब सागर यानी हिंद महासागर में जो अरबों का पहले से अधिकार चल रहा था, उन अरबों को वो हरा देते हैं और अपना व्यापारिक कब्जा उन पर जमा लेते हैं अरब सागर पर। इसने कुछ पॉलिसी अपनाई थी, हम बात करेंगे किसकी, अल्मीडा जो था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने एक नीति अपनाई थी। इसको कहा जाता है अल्मीडा की जल नीति या अल्मीडा की नीली जल नीति या शांत जल नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी ऑफ अल्मीडा। तो समंदर में पुर्तगाली शक्ति का विस्तार इस नीति के तहत अरबों को हराकर जो अरब सागर है या हिंद महासागर है उसमें पुर्तगाली शक्ति का विस्तार करना ही क्या था, अल्मीडा की जल नीति का उद्देश्य था। क्लियर हुआ ये? तो समुद्र पर अब पुर्तगालियों का एका अधिकार हो जाता है, केवल और केवल अधिकार पुर्तगालियों का ही था कि इस पर अरबों को हटा करके अब पुर्तगालियों का। तो पुर्तगाली इसीलिए स्वयं को क्या बताते थे, सागर का स्वामी, खुद को उपाधि दी नहीं, इन्होंने सागर का स्वामी कहते थे। तो भारत में जो पुर्तगाली साम्राज्य है उसको क्या बोला जाता था, एस्तांदो दी इंडिया, एस्तांदो डी इंडिया कहा जाता था। क्लियर हुआ? चलिए, पुर्तगालियों में अगर हम बात करें आगे तो है आगे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया था अल्मीडा के बाद, 1509 में आया था। 1515 में ये यहाँ रहा था दूसरा गवर्नर बनकर। तो पुर्तगालियों का भारत में जो दूसरा गवर्नर आता है अल्बुकर्क आता है, पहले अल्मीडा आया फिर अल्बुकर्क। तो पुर्तगाली साम्राज्य का भारत में इसको वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। पुर्तगाली साम्राज्य का भारत में जो वास्तविक संस्थापक कौन है, वो अल्बुकर्क है। अल्बुकर्क ने जो अल्मीडा की जो नीली जल नीति थी इसको बंद करवाया पहले तो, ठीक है। और अल्बुकर्क ने जो पुर्तगाली हैं उनको भारतीय महिलाओं से शादी करने की प्रोत्साहित किया। भाई ये लोग आ रहे थे यूरोप से, कौन, जो पुर्तगाली लोग यूरोपीय देश था एक पुर्तगाल, तो पुर्तगाल से आ रहे थे ये लोग, और ये ईसाई थे एक्चुअली कहना चाहें तो। ये क्या चाहते थे कि भारत में जैसे अपना साम्राज्य का विस्तार तो कर ही रहे थे, साथ में ये लोग चाहते थे कि यहाँ पर हमारे वंश भी आगे बढ़े। तो वहां से तो इतने लोग नहीं आ सके, कहां से, पुर्तगाल से। तो ये क्या करते थे, जो भी पुर्तगाली लोग यहाँ पर आए भारत में, वो पुर्तगाली लोग क्या करें, जो भारत की जो महिलाएं हैं उनसे वो शादियां करें और अपने वंश को आगे बढ़ाएं। ठीक, तो अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया था। ये भी पूछता है किस पुर्तगाली ने जो भारतीय महिलाएं हैं उनसे शादी करने के लिए पुर्तगालियों को प्रोत्साहित किया, अल्बुकर्क था। इसके बाद अल्बुकर्क का एक कौन हुआ करता था, एक राजदूत था, फादर लुई। अल्बुकर्क का एक राजदूत हुआ करता था, फादर जो हुआ करता था ये इनका राजदूत था, ठीक है। ये राजदूत फादर लुई था इसका नाम। ये जो है यहाँ पर दक्षिण में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक विजयनगर एम्पायर थी, यहीं पर थे कृष्णदेव राय, एक शासक हुए कृष्णदेव राय, ठीक। इस शासक के पास फादर लुई को कौन भेजता है, अल्बुकर्क, जो दक्षिण भारत के सबसे ताकतवर शासक कहे जाते हैं। बाबर ने अपनी किताब में ऐसा बताया है। और इनके दरबारी कवि कौन हुआ करते थे, तेनाली राम, ठीक। तो इनके दरबार में भेजा इनसे संधि करने के लिए, लेकिन
ये जो है इनके साथ में कुछ भी एक तरीके से समझी या समझौते नहीं हो पाते हैं। जो फादर लुई है, फादर लुई एक तरीके से जाते हैं कहां पर, कृष्णदेव राय से फैक्ट्री लगाने की अनुमति मांगते हैं, लेकिन अनुमति नहीं मिलती है। और इसी समय जो बहमनी साम्राज्य था, बहमनी वंश चला करता था, ठीक है, मध्यकालीन भारत में हम पढ़ रहे होंगे। जो बहमनी साम्राज्य था इस वक्त 5 राज्यों में टूट जाता है। एक है बीजापुर, दूसरा है बीदर, तीसरा है बरार और चौथा है गोलकुंडा और अहमदनगर। तो बीजापुर के अधीन जो है पहले क्या हुआ करता था, बीजापुर के अधीन या बीजापुर में ही आता था गोवा, और यहाँ के शासक था कौन, आदिल शाह। आदिल शाह यहाँ का शासक था। ठीक, जब यहाँ का शासक था तो क्या हुआ, यहीं के शासक में जो तिमैया है, तिमैया या तिमोजा नामक व्यक्ति की मदद से गोवा पर वो अधिकार कर लेता है। कौन, अल्बुकर्क अधिकार कर लेता है। ठीक है, बीजापुर पर अटैक करके, ठीक है, किसकी मदद से, जो तिमैया है, तिमोजा नाम के एक व्यक्ति की मदद से अल्बुकर्क बीजापुर पर 1510 में क्या कर लेता है, अपना कब्जा कर लेता है। अब बात करेंगे, देखिए प्राचीन काल में भी यूरोप से जो आए थे लोग, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो प्रथम यूरोपियन, ये तो यूरोपीय हैं जो भी हम पुर्तगाली पढ़ रहे हैं, इनसे पहले प्राचीन काल में यूरोपियन जिसने भारत पर अटैक किया था वो कौन था, अलेक्जेंडर था, सिकंदर महान था, इसने भारत पर अटैक किया था। तो आधुनिक भारत में किस यूरोपियन ने भारत में एक राज्य पर कब्जा किया, अल्बुकर्क। इसके बाद हमें अल्बुकर्क मिलता है, गोवा पर कब्जा किया था 1510 में। गोवा स्वतंत्र कब हुआ था, वर्ष 1961 में हुआ था, आजादी के भी काफी साल बाद पुर्तगालियों से। तो गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्र कराने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था। ये लोग जा नहीं रहे थे, इनको खदेड़ा गया था ऑपरेशन विजय चलाकर। ठीक, तो सबसे पहले भारत में आने वाले यूरोपियन, ठीक है, वो कौन हुए, पुर्तगाली। ठीक, भारत में सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय कौन हुए, पुर्तगाली। सबसे पहले आए, सबसे बाद में गए, सबसे बाद तक रहे यहाँ भारत में ये। ठीक है, तो भारत में पहला यूरोपियन, भारत में ऐसा कौन सा यूरोपियन है जिसने पहले सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, वो अल्बुकर्क ही था। अल्बुकर्क ने सती प्रथा पर बैन लगा दिया था। और अल्बुकर्क के द्वारा ही जो दक्षिण पूर्व एशिया में 1511 में एक व्यापारिक मंडी हुआ करती थी मलक्का की, इस पर अपना कब्जा जमा लिया। और होर्मुज बंदरगाह था, इस पर भी अपना कब्जा जमा लिया। यानी एक तरीके से अधिकार करके ये एक्सपेंड कर रहा था किसको, पुर्तगाली साम्राज्य को। ठीक, तो एक तरीके से जितने भी समुद्री मार्ग थे वो कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था, समुद्री व्यापारिक मार्गों को कैप्चर कर रहा था कौन, अल्बुकर्क। इसीलिए कर रहा था क्योंकि समुद्री मार्गों पर अगर जिसका कब्जा हो गया वो देश बहुत लीड करते हैं, उनको बहुत फायदा होता है। इसके अलावा भारत में एक आम मिलता है, अल्फांसो आम। ठीक है, तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क इसका पूरा नाम है। तो अल्फांसो आम जो है ये अपने, इसी ने जो है खेती करानी शुरू की थी भारत में। महाराष्ट्र का जो रत्नागिरी है यहीं पर मिलता है अल्फांसो आम। ठीक, और 1505 में भारत में पुर्तगालियों की दूसरी फैक्ट्री लग जाती है कन्नौर में। ठीक, जहां पर पुर्तगालियों एक सेंट एंजेले फोर्ट भी बनाते हैं। ठीक, और 1515 में अल्बुकर्क की मृत्यु हो जाती है, कहां पर, गोवा के अंदर ही इसकी मृत्यु हो जाती है। अल्बुकर्क के बाद में हम डिस्कस करेंगे वास्को डी गामा। अब भारत में अगली बार फिर से आता है। वास्को डी गामा का भारत 3 बार आया, कुल मिलाकर कितनी बार आया वास्को डी गामा भारत, 3 बार। पहली बार आया 1498 में, दूसरी बार 1502 में, तीसरी बार 1524 में। और जब ये आखिरी बार आया तो तीसरी बार वास्को डी गामा, जब गवर्नर तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन ये आया था तीसरी बार, तो इसकी मृत्यु वास्को डी गामा की कहां पर हुई थी, कोचीन में हो गई थी। तो वास्को डी गामा की मृत्यु भारत में ही हुई थी, केरल में, कोचीन में। इसके बाद आता है नीनो डी कुन्हा। इसके बाद आता है नीनो डी कुन्हा। जो नीनो डी कुन्हा है ये 1529 से लेकर 1538 तक आया था। भाई अब जो बात के जो पुर्तगाली हैं उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उन पर बात करेंगे। पहले पुर्तगाली जब आए तो उन्होंने अपनी राजधानी कोचीन को बनाया था, याद रखेंगे, कोचीन बनाया था पहली राजधानी। और 1530 में जैसे नीनो डी कुन्हा आया, उसने पुर्तगालियों की अपनी राजधानी कोचीन को बदल करके गोवा कर दी। तो गोवा और कोचीन ये पुर्तगालियों की राजधानी हुआ करती थी। नीनो डी कुन्हा जो है दक्षिण के समय में भारत में मुगल बादशाह, ठीक है, जो अगर हम बात करें जिस समय नीनो डी कुन्हा था भारत में, तो भारत में मुगल बादशाह कौन हुआ उस समय, बाबर उत्तर में था। ये लोग कहाँ थे भाई, नीनो डी कुन्हा पुर्तगाली, भाई केरल तो दक्षिण में है, दक्षिण भारत में है। ठीक है, केरल तो दक्षिण भारत में है यहाँ पर, और यहाँ उत्तर भारत में कौन थे, मुगल थे। मुगलों में भी बाबर था इसके समय में। बाबर 1526 में आता है, ठीक, और 1530 में उसकी मृत्यु होती। तो इसके समय नीनो डी कुन्हा के समय समकालीन था। अगर आपसे पूछे कि भारत में जब वास्को डी गामा आया था तो उस समय कौन था, भारत में किसका शासन चल रहा था, उस समय लोधी वंश चल रहा था, सिकंदर लोधी के समय में आया था वो। ठीक है, कौन, वास्को डी गामा।
क्लियर हुआ होगा ये आपको। चलिए, तो यहाँ पर देखें, इसके समय में जो गुजरात का शासक हुआ था वो बहादुर शाह हुआ था। तो कुन्हा ने, पुर्तगालियों ने जो है दमन जो द्वीप है, द्वीप पर अधिकार कर लिया, और यहाँ पर जो है बम्बई द्वीप, बेसिन और सालसेट, इन द्वीपों पर अधिकार कर लिया कुन्हा ने या पुर्तगालियों ने। महमूद शाह था बंगाल का शासक, तो ये महमूद शाह पुर्तगालियों को चटगांव और सतगांव, इन दोनों को देता है, एक तरीके से उन पर अधिकार हो जाता है इनका। और इस चटगांव को जो है कुन्हा के द्वारा क्या कहा गया, महान बंदरगाह भी इसको बोला जाता है। ये हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जो पुर्तगालियों की जो राजधानी थी, ठीक, चलिए सॉरी, तो जो अभी हम बात कर रहे थे किसकी, बम्बई की, बम्बई पर पुर्तगालियों का कब्जा हो गया, ठीक है, बम्बई पर जो है एक तरीके से पुर्तगालियों का कब्जा हो गया। 1661 में बम्बई आजाद हुई थी पुर्तगालियों से। पुर्तगाल की राजकुमारी हुआ करती थी, राजकुमारी ब्रिगेंजा कैथरीन हुआ करती थी, और अंग्रेजों के साथ ये अपने जो व्यापारिक संबंध बनाने के लिए इन्होंने अंग्रेजी राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ में राजकुमारी, पुर्तगाली राजकुमारी ब्रिगेंजा कैथरीन की शादी कर दी, और शादी में जो बम्बई है उसको दहेज में दे दिया, किसको, अंग्रेजों को, ठीक। तो पुर्तगालियों के हाथ से निकल जाती है बम्बई यहाँ से। 1739 में जो पेशवा बाजीराम है, इन्होंने पुर्तगालियों से सालसेट द्वीप और बेसिन को छीन लिया था। क्लियर। अब हम बात करेंगे सबसे पहले भारत से कौन सा क्षेत्र स्वतंत्र हुआ था। ये बम्बई स्वतंत्र हुआ था वर्ष 1947 में ही, ठीक है। और दमन, दीव और गोवा ये पुर्तगालियों से वर्ष 1961 में खाली करवाए गए थे। अगर ये चारों ऑप्शन में हो तो इनमें मिलाकर के जो है बम्बई को सबसे पहले स्वतंत्र घोषित किया गया। अगला जो पुर्तगाली अगर हम बात करें गवर्नर, वो है गार्सिया डी नोरोना, ठीक। इसके बाद आता है अल्फांसो डी सूजा की बात कर लेते हैं। अब ये जो है ईसाई धर्म का प्रचारक और एक हम कह सकते हैं कि ईसाई संत था जो अल्फांसो डी सूजा के साथ आता है। इसका नाम था फ्रांसिस जेवियर, ये याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये लोग जो है एक तरीके से ईसाई धर्म का प्रचार भी यहाँ कर रहे थे, ठीक। जावो डी कैस्ट्रो 1545 से 1548 तक रहा था ये गवर्नर। तो पुर्तगालियों ने गोवा में 1556 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना इसी के समय में, ये टाइम पीरियड इसका रहेगा। पुर्तगाली जो है गोवा में क्या करते हैं, अपनी प्रिंटिंग प्रेस लेकर के आते हैं। आगे हम बात करेंगे, चलिए आगे देख लीजिए। अब पुर्तगाली जब भारत में आए तो भारत में इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया या क्या क्या योगदान था इनका। तो जो गोथिक कला है, गोथिक कला की शुरुआत पुर्तगालियों ने भारत में की थी, और भारत में कई तरह की खेती, कई तरह की फलों सब्जियों की खेती भी यहाँ पर की गई। तंबाकू की खेती, कमर्शियल क्रॉप, मूंगफली की खेती, लाल मिर्च, आलू, मक्का, पपीता, अमरूद, इन सब की खेती या इन सब की फसलों को कौन लाने वाले थे, ये पुर्तगाली ही लेकर आए थे भारत में। पुर्तगालियों ने भारत में जहाज निर्माण शुरू किया था, ठीक है। शिप बिल्डिंग का कार्य भी पुर्तगालियों के द्वारा भारत में शुरू किया गया था। आगे हम बात करेंगे। अब पुर्तगालियों का जो एक चर्च का कैथोलिक मॉडल था वो भी भारत में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। भारत में सबसे पहली जो प्रिंटिंग प्रेस लगाई गई थी वो गोवा में लगाई गई थी, और वो पुर्तगालियों की ही देन थी। अब हम बात करेंगे, एक सिस्टम चलाया था पुर्तगालियों ने। हमने आपको बताया ये पुर्तगाली जो है अरब सागर पर क्या करना चाहते थे, ये अधिकार करना चाहते थे, और एकाधिकार इन्होंने अपना कर भी लिया था, इसलिए इनको सागर का स्वामी कहा गया। तो पुर्तगालियों ने एक पद्धति बनाई थी यहाँ पर, कार्ड्स अरमेडा काफिला व्यवस्था, कार्ड्स अरमेडा कफाइल सिस्टम। ये सिस्टम क्या था, ये पुर्तगालियों की देन है। उस समय ये जब इनका एकाधिकार हो गया, किस पर, जब इनका एकाधिकार अरब सागर पर हो गया, तो अरब सागर में व्यापार के लिए जो भी जहाज आते थे उन्हें इनकी परमिशन, पुर्तगालियों की परमिशन लेनी पड़ती थी। और उन जहाजों की सुरक्षा के लिए जो बाहरी विदेशी या दूसरे देशों के जो जहाज आते थे अरब सागर में, उन देशों की सुरक्षा करने के लिए जो पुर्तगाली जहाज थे उनको वो उनमें एक तरीके से पैसा उनको देना होता था। चलिए इनकी बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, ये अरब सागर से गुजरने वाले जहाजों को जब व्यापार चलता था तो व्यापार पर अरब सागर के एक अधिकार किसका हुआ, पुर्तगालियों का। तो अरब सागर से गुजरने वाले जो जहाज हैं, पुर्तगालियों से प्राप्त होने वाले अनुमति पत्र, तो जहाजों को अरब सागर से गुजरने के लिए एक अनुमति पत्र लेना जरूरी होता था, किन से, पुर्तगालियों से, जिसको क्या कहा गया, कार्ड्स अरमेडा, ठीक है। कार्ड्स अरमेडा क्या है, ये एक अनुमति पत्र था जो अरब सागर में जाने वाले विदेशी जहाज थे, किसके टाइम पे, पुर्तगालियों के टाइम पे। दूसरा, अरब सागर में जो पुर्तगाली जहाज हैं उनके द्वारा अन्य जहाजों की सुरक्षा के लिए उनको जो सुरक्षा प्रदान की जाती थी। देखिए अरब सागर में जो पुर्तगाली जहाज जाते हैं, ठीक है, और जो दूसरे, ये इस तरह से है, अरब सागर में एकाधिकार किसका था,
ये पुर्तगालियों का था। अब अरब सागर में कोई दूसरे जहाज आ रहे हैं तो उन जहाजों को सुरक्षा भी प्रदान करते थे कौन? यही पुर्तगाली जहाज। इसको बोला गया काफिला व्यवस्था। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि काफिला व्यवस्था और कार्ड्स अरमेड़ा व्यवस्था किससे संबंधित है? पुर्तगालियों से संबंधित है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये यहाँ पर हमने जो है डिस्कस कर लिया, कंप्लीट कर लिया किसको? पुर्तगालियों को।